सामने स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका स्कोप, उसके मीनिंग। तो उसमें हमने दो बातों को फोकस किया था। एक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली दो कीवर्ड्स पे मुश्तमिल है। फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है और मैनेजमेंट का मतलब है कंट्रोलिंग, प्लानिंग को डिस्कस करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कीपिंग है। तो उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बेसिकली पास्ट रिकॉर्ड से मुतल्लिक होती है, जबकि मैनेजमेंट जो होता है वो फ्यूचर से बेस करती है, फ्यूचर में मुराद डिसीजन मेकिंग के हवाले से। तो आज हम इसमें सबसे अहम जो चैप्टर है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जिस तरह किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली ABC सीखना ज़रूरी है। इसी तरह मैथमेटिक्स की तरफ आप जाएँ तो आपको काउंटिंग सीखना ज़रूरी है। इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो उसका कोर कंसेप्ट है, जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक बड़ी मशहूर कहावत है, टाइम इज़ मनी, ये उसी कंसेप्ट पे बेस करता है। तो आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मुतालिक डिस्कस करेंगे। इसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, और इसमें जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। 4 किस्में हैं इसकी: फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आज की तारीख में 10 लाख रुपए हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहती है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है कि आज जो रकम आपके पास है, आज जो आपके पास पैसा मौजूद है या फाइनेंस आपके पास मौजूद है, अगर वो अनयूटिलाइज रहेगा तो उससे कोई आप अर्न नहीं कर सकेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये है कि वो जितना टेन्योर गुजारेंगे तो उसका रिटर्न क्या है। बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो ये एनालिसिस करते हैं कि अगर हम किसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो उसमें हमें रिटर्न क्या मिलेगा, और इसी तरीके से अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो हमें कितना डिस्काउंटिंग मिल जाएगा। ये बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन मेकिंग करता है। तो आज जो आपके पास पैसा 10 लाख रुपए या 1000 रुपये या 1 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू आने वाले साल के 1 लाख रुपए से या 1000 रुपये से या 10 लाख से वैल्यू ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो पैसा आज आपके पास है उससे आप जितना वक्त गुजारने के बाद उसकी असेसमेंट करें, अगर वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने घर में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, 1 साल गुजर गया तो 10 लाख के 10 लाख है, दूसरा साल गुजर गया तब भी वो अमाउंट 10 लाख ही है, तीसरा साल गुजर गया तब भी वो अमाउंट 10 लाख ही है। इसकी जगह अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक में कोई अकाउंट खुलवा लेते हैं, सेविंग अकाउंट, तो जिस पे रिटर्न आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है एनुअली, तो हो सकता है 3 साल बाद वो अमाउंट आपकी 10 लाख ना होती, वो 10 लाख की बजाय 11 लाख के करीब पहुंच चुकी होती 3 साल बाद, क्योंकि उसको 36 मंथ का रिटर्न मिल चुका होता आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पैसा है, आज का पैसा कल के पैसे के कभी भी बराबर नहीं होता। ये एक कोर कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि आज जो बाइंग पावर है आपकी, बेसिकली इसको जो पैसा होता है टाइम वैल्यू मनी, हम उसको बाइंग पावर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल का रेट 50 रुपये लीटर था और आज 100 रुपये लीटर है, तो क्या हुआ? बाइंग पावर, पहले आपको 50 रुपीज़ चाहिए थे 1 लीटर पेट्रोल को बाय करने के लिए, अब आपको 100 रुपीज़ चाहिए 1 लीटर पेट्रोल को बाय करने। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो जनरली पूरा ग्लोबली जो इन्फ्लेशन रेट काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से महंगाई होती है, तो वो नॉर्मली 10% रखा जाता है हर साल, जो है ना इन्फ्लेशन रेट। अगर हम उसको भी मद्देनजर रखा जाए तो उसके लिहाज से जो आपका पैसा 10 साल पहले था, आज उसकी वो कीमत नहीं है, यानी कि अब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए उतनी मिकदार को ख़रीदने के लिए। तो पैसा बेसिकली क्या, बाइंग पावर है। या इस तरह कह लें, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1000 रुपये का एक नोट है और हम 1000 के 2 नोट ले लें और 5000 को उसको कंपेयर करें, तो उसका जो सरफेस एरिया, वो 2000 रुपये सरफेस एरिया तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी बाइंग पावर ज़्यादा नहीं हो सकती। उन 2 नोटों की जो बाइंग पावर 2000 ही रहेगी। अब 5000 का जो नोट है उसके सरफेस एरिया कम है, लेकिन उसकी बाइंग पावर 5000 के बराबर है, यानी कि उसके इक्विवेलेंट आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। तो ये बात हमने जिक्र किया। वुड यू प्रेफर टू हैव 1 मिलियन रुपी नाउ और 1 मिलियन रुपी 10 ईयर फ्रॉम नाउ? ऑफ कोर्स वी वुड ऑल प्रेफर द मनी नाउ। अब इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं। व्हाट डज टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स? नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आज जो आपकी जेब में पैसा है उसकी वर्थ आने वाले वक्त से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो आज मेरे पास 1 रुपये है ना, वो 3 साल बाद के 1 रुपये से बेहतर है। दिस प्रेफरेंस रेस्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दस द मनी रिसीव टुडे इज द वर्थ मोर मनी रिसीव फ्रॉम टुमारो। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या रीजन हो सकती है? मनी रिसीव टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न इन्वेस्टमेंट। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके हम उससे
रिटर्न अर्न करते हैं, वो रिटर्न है वो हमारी अर्निंग है। ड्यू टू मनीज पोटेंशियल ग्रो इन वैल्यू ऑफ ओवर टाइम, अब उस पर टेन्योर देखा जाता है। पहले सबसे पहले इंटरेस्ट रेट देखा जाता है, उस पर हम क्या इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पीरियड, वो एक माह, एक हफ्ता, एक साल भी हो सकता है। तो एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पीरियड। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप उस पर जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है और कितने अरसे के लिए वो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल मनी द वैल्यू अवेलेबल इन प्रेजेंट कंसिडर मोर अवेलेबल दैन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। क्योंकि आज जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है तो उससे मैं मेजर करता हूँ 10 साल बाद जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया है, या मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की है, या मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, तो अगर आज मैंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट किया और मुझे अगर 10% हर साल उसका रिटर्न आता है, तो आया कि 10 साल बाद उसका क्या रिटर्न होगा। तो इसको हम न्यूमेरिकली भी आगे जाके डिस्कस करेंगे इस फार्मूले को ना। The time value of money is dependent not only on the time of interval begins considered but also the rate of discount used in calculating current and future values. जैसा कि हम based on this we can use the time value of money concept to calculate how much you need to invest and borrow now to meet the certain future of time। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो सबसे पहले एनालिसिस ये करता है, अगर उसके पास सरप्लस फंड है तो वो जो पैसा है उसने इन्वेस्ट करना है। वो ये देखता है कि मैंने ये पैसा कितने अरसे के लिए मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ है और मैंने इस अरसे में कौन सा बेस्ट एवेन्यू जहाँ इसको इन्वेस्ट होगा, जहाँ से मैं बेस्ट रिटर्न अर्न कर सकूँ। इसी तरह जब वो लोनिंग करने जाता है तो पहले लोनिंग पे ये देखता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर बैंक से मैं लोन लेना पड़ता है, अगर बैंक मुझे 10% लोन देता है 5 साल के लिए, तो ये जो पैसा जो मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ तो मैं किस एवेन्यू में इन्वेस्ट करूँ जहाँ मुझे 17, 18, 19, 20% तक मिले, ताकि जो मैं इस पर अर्न कर सकूँ। लोन पे भी वो अर्न करते हैं। बेसिकली डिसीजन मेकिंग इसी चीज़ का नाम है। जहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, तो डिसीजन मेकिंग। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजर का, वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये दो मेन पिलर थे उसके। तो इसी नज़रिए को बेस करते वो कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ एक छोटी एग्जांपल हमने दी कि फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी बेचने जा रहे हैं, आपने OLX पे या वैसे ही अपना ऐड लगाया। फॉर एग्जांपल होंडा सिविक नया मॉडल आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल वो 4 मिलियन का था, या कोई भी गाड़ी जिसकी वर्थ 4 मिलियन है। अब एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी मुझसे 40 लाख रुपये लेने में गाड़ी दे दें। आया कि वो कस्टमर आपके लिए बेहतर है। एक दूसरा बायर आता है, वो कहता है जी मुझसे आप 41 लाख रुपये भले ले लें लेकिन मैं आपको पैसे 1 साल बाद दूंगा। एक तीसरा बायर आया, वो कहता है जी मैं आपसे कैसा करें, मैं 41 में 46 लाख रुपये ले लें और मैं आपको 5 साल बाद पे करूँगा। तो आपके लिए कौन सा बायर या कौन सा कस्टमर बेहतर है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज आपके हाथ में पैसा है वो बेहतर है। तो मींस 4 मिलियन जो कस्टमर जो आज आपको पे कर रहा है दैट इज़ बेटर, ताकि उस 4 मिलियन को फर्दर इन्वेस्ट कर सकें। फर्स्ट करें यहाँ पे हम रिस्क फ्री इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट की डिफरेंट टाइप्स है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हमने 5% जो है वो रिस्क फ्री रेट इंटरेस्ट रख लिया। तो अब आप कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? डेफिनेटली आप पहली ऑफर को एक्सेप्ट करें। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? इंटरेस्ट का सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं, उस लोन पे जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं फॉर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, उस लोन को यूटिलाइज करते हैं, जो पैसा यूटिलाइज करते हैं, उस यूटिलाइजेशन पैसे करने के ऊपर जो आप चार्ज करते हैं या मार्कअप देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट कहा जाता है। द रेट विच इज चार्ज टू और पे टू द यूज ऑफ मनी, वो पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो आपने उसको पे किया। एंड इंटरेस्ट इज ऑफन एक्सप्रेस एन एनुअल परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। हमेशा इंटरेस्ट याद रखिए कि वो एनुअल में ही काउंट होता है, उसको फिर हम नंबर ऑफ डेज पे वीक डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक अपने सेविंग अकाउंट पर 10% अनाउंस करता है सेविंग रेट, तो आपने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा करवाया, तो 10% का मतलब ये होगा कि आपको 1 लाख पे 10,000 मुनाफा मिलेगा। लेकिन 10,000 मुनाफा आपको 1 महीने में नहीं मिलेगा, ये 10,000 मुनाफा आपका 1 साल का है। तो इस 10,000 को आप 365 डेज पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप 30 डेज से 31 डेज जो करंट मंथ चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पर मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा। ये सिंपल है कि आप 10,000 को 12 पे डिवाइड कर दें तो ऑलमोस्ट आपका तकरीबन 8 से 9,000 85 से 600 रुपये आपका जो पर मंथ प्रॉफिट मिलेगा। अब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ वेयर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हैव नॉट बी काउंटेड फॉर। आम इंटरेस्ट इसे कहा जाता है जिसमें हम जो इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है उसको इसमें कंसिडर ही नहीं करते। जैसे महंगाई बढ़ती है तो महंगाई जो बढ़ती है उसको जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस इंटरेस्ट में ऐड नहीं होता। रियल इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट वेयर इन्फ्लेशन हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर,
अब जो नॉमिनल में इन्फ्लेशन को हम काउंट नहीं करते, रियल इंटरेस्ट में हम इन्फ्लेशन के रेट को प्लस करते हैं, काउंट करते हैं, उसकी प्रोविजनिंग रखते हैं। Change in the nominal rate interest from move to change in the inflation rate as a lender not only have to be compensated for delaying with their consumption, they also must be compensated for that fact that rupee will not buy or much here from now or just today। आज का जो पैसा है उसकी वैल्यू आज की ज़्यादा है, और जो आने वाले वक्त में उस पैसे की वैल्यू डेफिनेटली जब इन्फ्लेशन रेट उसमें काउंट होगा तो वो उसकी जो बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो पैसा डिवैल्यू हो जाएगा। जिस तरह अगर कुछ अर्सा पहले की बात की जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पेट्रोल, किस तरह डॉलर की आप एग्जांपल ले लें, इस वक्त डॉलर का रेट 168 रुपीज़ चल रहा है, तो आज से 2 साल पहले डॉलर 103-4 रुपये का था। अब यानी कि वो $1 परचेज़ करने के लिए पहले हमें 104 रुपये पाकिस्तानी चाहिए होते थे, अब हमें उस $1 को परचेज़ करने के लिए 168 रुपये चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, इसका मतलब आपका पी क्या डिवैल्यू हो गया उस 1 यूनिट को पाया करने के लिए। अब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसके कंपोनेंट है। सबसे पहले होता है रियल रिस्क फ्री रेट। ये क्या होता है? द अज्यूम नो रिस्क अनसर्टेनिटी सिंपली रिफ्लेक्टिंग डिफरेंस इन टाइमिंग। सादा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रेट है उसको हम रियल रिस्क फ्री रेट कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन भी शामिल नहीं होता, उसमें कोई रिस्क नहीं होता, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, जैसे लफ्ज़ ज़ाहिर है इन्फ्लेशन, इसमें हम इन्फ्लेशन रेट को काउंट करते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। द मार्केट एक्सेप्ट एग्रीगेट प्राइसेस टू राइज। मार्केट में फाइनेंशियल मेजर को पता होता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है, ये चांस है, ये तवक्को की जा सकती है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ती है और महंगाई हो जाती है। एंड द करेंसी परचेजिंग पावर इज रिड्यूस बाय रेट नोन एज ए इन्फ्लेशन रेट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि पहले आपको 104 रुपीज़ चाहिए थे डॉलर को खरीदने के लिए, अब आपको 168 रुपीज़ चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी करेंसी रिड्यूस हो गई। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन रेट की। डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, ये बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज़ द चांस ऑफ द बोरोअर वुड नॉट मेक पेमेंट ऑन टाइम। जब कोई भी नुमाइंदा जिसने कर्ज लिया हो, अगर वो टाइम पर अपना कर्जा अदा नहीं करता, अब वो जो टाइम फ्रेम है जिस पे आपको जो लॉस हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम कहलाता है। विल अनेबल टू पे व्हाट इज द आउट। दिस कंपोनेंट विल बी हाईली एंड लो डिपेंडिंग फ्रॉम द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द पर्सन और एंटिटी इन्वॉल्व्ड। लिक्विडिटी प्रीमियम क्या होता है? लिक्विडिटी का जब भी बात आती है तो ऐसा एसेट, ऐसी चीज़ें जो फ़ौरन कैश हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सेल फोन है, आप मार्केट में उसको सेल करने जाए, इसका मतलब ये लिक्विडिटी एसेट है आपका, कि फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास मोटर बाइक है, वो आपका एसेट है और आपको फ़ौरन पैसों की जरूरत पड़ती है और फ़ौरन वो सेल आउट हो जाता है, इसका मतलब वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे तमाम एसेट्स जो कि फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे लिक्विडिटी बोला जाता है। लिक्विडिटी प्रीमियम क्या है? बेसिकली सम इन्वेस्टमेंट आर हाईली लिक्विड मीनिंग दे आर इजीली एक्सचेंज फॉर कैश। Other security are less liquid and there are become maybe a certain loss expected if it is an issue and trade infrequently। मैच्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? एक खास टेन्योर के बाद जो आपको अर्निंग होती है उसे मैच्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ बॉन्ड ऑब्लिगेशन विल बी मोर सेंसिटिव इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेक्शन इफ मैच्योरिटी पीरियड इज लॉन्गर। जैसे बात आपने देखोगा, नेशनल सेविंग एक इदारा है जो लोगों की बचतों को महफूज करता है, तो उनका जो बहबूद सर्टिफिकेट है वो 10 ईयर का है। वो बेसिकली क्या है? वो मैच्योरिटी प्रीमियम पे होता है कि आप 10 ईयर के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, 10 ईयर से पहले आप निकलवा नहीं सकते और उसको 10 ईयर का रेट उनको मिलता रहता है। हाँ, उसमें एक सर्टन कंडीशन होती है, उसे कहते हैं प्री मैच्योर एनकैशमेंट। जब इस किस्म की इन्वेस्टमेंट को आप प्री मैच्योर कराने जाते हैं तो जितना टेन्योर आपने कंप्लीट किया होता है उस टेन्योर का आपको प्रीमियम मिल जाता है, बाकी आपकी डिडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट की 10 ईयर के लिए, 10% पे उस वक्त रेट था। अब आपने फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट मंथ से ही आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उस इदारे ने आपको प्रॉफिट पे किया वो 10% के हिसाब से किया। अब से उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 1 मंथ की प्रोडक्ट है, 3 मंथ की प्रोडक्ट है, 6 मंथ की है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 5 ईयर है, 7 ईयर और 10 ईयर है। अब आपने डे फर्स्ट से एग्रीमेंट क्या किया? 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट कर दी 1 मिलियन, 10% उसका उस वक्त रेट था। आफ्टर 7 ईयर आपने कहा जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप उस इदारे के पास गए, तो ये बेसिकली प्रीमेच्योर इनकैशमेंट है। और वो इदारा आपको ये कहता है कि आपने जो हमसे एग्रीमेंट किया था वो 10 ईयर के किया था, हमने डे फर्स्ट से आपको जो अमाउंट पे की है प्रॉफिट की वो 10% के हिसाब से की, जो कि 10 ईयर का रेट था, जबकि आपने जो टेन्योर कंप्लीट किया वो 7 ईयर का किया। दैट मीन्स आप 7 ईयर वाले टर्म डिपॉजिट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर का जो रेट था वो फर्ज के 7% था, तो इट मीन्स के 7 साल आप 10% के हिसाब से जो प्रॉफिट रहते रहे हैं, अब आप प्रीमेच्योर इनकैशमेंट कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट कस्टमर कर रहा है, ना कि बैंक या वो इदारा कर रहा है। तो वो ये मेजर करते हैं कि हाँ जी अगर 7 ईयर आपने कंप्लीट किया तो 7 ईयर का रेट फॉर एग्जाम्पल 7% था, वो जो 3% एक्स्ट्रा हर मंथ आप लेते रहे
वो उतनी अमाउंट जो उसका डिफरेंस अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट करके आपका प्रिंसिपल, रेस्ट ऑफ प्रिंसिपल आपको वापस कर देंगे और प्रीमियम और इनकैशमेंट होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है फ्लैट रेट पे चल रहा होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हासिल किया वो इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये पे आपको, अगर मैं कहता हूँ कि हर साल आपको 10% प्रॉफिट मिलना है, तो 5 ईयर की हम बात करते हैं, तो 5 ईयर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें पहला साल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, हमने क्या किया, 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की 10% हमें पर ईयर प्रॉफिट पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 रुपये पहले साल 10 रुपये मिल गए, फिर दूसरे साल भी 10 रुपये मिल गए, तीसरे साल भी 10 रुपये मिल गए, चौथे साल भी 10 रुपये मिल गए, 5 साल भी। तो दैट मीन्स आफ्टर 5 ईयर आपका इन्वेस्टमेंट साइज होगा 150 रुपये। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट जो कि हर साल इक्वल लगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसमें कंपाउंडिंग हो रही है। पहले साल फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये इन्वेस्टमेंट थी या प्रिंसिपल अमाउंट था, जब उसमें 10% प्रॉफिट लगा तो वो हो गया 110 रुपये। अब दूसरे साल जो आपकी अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, वो 100 नहीं, वो 110 रुपये है। 110 रुपये में 10% जो प्रॉफिट लगाएंगे तो वो बनेंगे 11 रुपये। तो दूसरे साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट का साइज होगा वो 121 रुपये हो जाएगा, 110 जमा प्लस 11 रुपये, वो 121 रुपये हो जाएगा। अब तीसरे साल जब आप प्रॉफिट लगाएंगे तो 121 रुपये में 10% लगाएंगे तो 12.10 रुपये हो जाएगा, टोटल 131.10 रुपये हो जाएंगे। चौथे साल आप क्या करेंगे, 131 रुपये पर 10% लगाएंगे, 13 कुछ रुपये बनेंगे जो कि 1400 कुछ रुपये बन जाएंगे, 1400 कुछ रुपये बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंडिंग में क्या होता है, जो हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऐड ऑन होके और उस पर प्रिंसिपल अमाउंट पे हिस्सा बनता जाता है और उसे प्रॉफिट लगता जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज अ मनी पेड ओनली इन द प्रिंसिपल, जो सिंपल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट की जाती है। इसका फार्मूला क्या है, इक्वल PRT। पी से फॉर मुराद प्रिंसिपल है, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी से टाइम। पी फॉर प्रिंसिपल और टी फॉर टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इस हमने डायग्राम में दिखाया, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, सिंपल इंटरेस्ट, आर रेट, पी प्रिंसिपल और टी टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली जैसे अभी डिस्कस किया हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड नॉट ओनली इन ऑन प्रिंसिपल बट आल्सो ऑन द इंटरेस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन अर्नड। जिस तरह वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने 100 रुपये पे 10 रुपये कमाए तो हमारा प्रिंसिपल साइज क्या हो गया, 110 रुपये। अब हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 110 पे लगेगा तो वो 11 रुपये बनेंगे। तो दूसरे साल बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 121 रुपये। तो वो जो अर्न मनी है उस पर भी बेसिकली इंटरेस्ट पे हो रहा होता है। अब इसका फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर प्लस टी। या ए क्या है, ए फाइनल रुपी है जो आप इन्वेस्टमेंट हासिल, पी बेसिकली क्या है, पी आपका प्रिंसिपल है, आर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड ईयर्स एट टाइम। ये बास बुक्स में टी शो किया हुआ, बास में एन शो किया, मतलब एक ही, एन नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड, टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इस प्रेजेंट वैल्यू का असेसमेंट करने के लिए और फ्यूचर वैल्यू के लिए। ज़्यादातर जितने भी बैंक्स लोन देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल आजकल ऑटो लीजिंग बहुत कॉमन चल रही है या हाउस फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही है, तो बैंक क्या कर रहे होते हैं, अमॉर्टाइजेशन कर रहे होते हैं, तो वो टाइम वैल्यू मनी की बेस पे कर रहे होते हैं। इसी तरह खास तौर पर जो हम कॉर्पोरेशंस की बात की है तो उसमें बॉन्ड वैल्यूएशन है, स्टॉक वैल्यूएशन है, उसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिसीजंस हैं, एक्सेप्टेंट और रिजेक्ट करते हैं डिसीजन, वो उसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेशोज लगा के और उसको टाइम वैल्यू मनी को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर प्रपोजल फिजिबल है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल एनालिसिस जो फर्म्स करती हैं, जैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं, वो डिसीजन करने के लिए बनाते हैं कि हमने फर्दर क्या इन्वेस्टमेंट करनी। और बहुत सी जगहों पे इसका यूज़ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। जैसे स्टार्ट में हमने जिक्र किया था, इसकी 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एनविटी थी और फ्यूचर वैल्यू एनविटी थी। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली 4 है इसमें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम है, इसी तरह प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू एनविटी है। इसमें ये भी होता है कि अगर मैं फ्यूचर में, मुझे अगर अपने फ्यूचर वैल्यू दे दी है कि 10 साल बाद मैं आपको 10 लाख दूंगा तो उसकी आज क्या वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू भी एक्सर्ट कर सकते हैं। और आज अगर आपके पास 10 लाख रुपये, मैं ये आपसे कहूँ कि आप इसको 15 साल बाद अकोमोडेट करें, इसको कैलकुलेट करेंगे 15 साल बाद इसकी क्या वैल्यू, तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यानी कि फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। बेसिक रूल्स वही हैं जो अभी हमने गुफ्तगू में डिस्कस किए। द फॉलोइंग आर सिंपल रूल्स दैट यू शुड ऑलवेज बी यूज नो मैटर व्हाट द टाइप ऑफ टाइम वैल्यू मनी प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। स्टॉप एंड थिंक, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग, कि आपको क्या इशू है और आपने क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो।
ड्रा रिप्रेजेंटेड टाइमलाइन एंड लेबल ऑफ कैश फ्लो एंड टाइम पीरियड अप्रोप्रिएटली। सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये देखते हैं आपके कैश फ्लोज क्या है, आपका कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है। राइट आउट द कंप्लीट फार्मूला यूजिंग सिंबल फर्स्ट, देन सब्स्टिट्यूट द एक्चुअल नंबर टू सॉल्व इट। चेक योर आंसर यूजिंग द कैलकुलेटर। अब यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल, हाउ मच मनी विल यू हैव इन 5 ईयर इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10%। जिस तरह भी मैंने आपको बात की थी, हम फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। सपोज आपके पास एक आज 100 रुपये है और आप 100 रुपया 10% रेट पे 5 साल के इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ड्रा टाइमलाइन। टाइमलाइन कितनी होगी आपके पास, 5 ईयर्स हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया आपके पास, 10% आ गया। तो इस लाइन में देखें आपके पास ये पहला साल 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास 5 ईयर्स आ गए। और आई इंटरेस्ट रेट क्या था आपका, 10% था। अच्छा, ये तो हमने टाइमलाइन को ड्रा किया। अगर हम इसको फार्मूले में अगर हम इसको चेक करेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू टी स्टैंड फॉर टाइम, CF0 जो पहला साल का रेट होगा, ये आपका कैलकुलेशन फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 + R × T। आज जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टी फॉर टाइम। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या है, अब उसकी हम बात करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि आज की डेट में मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि आज जो मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, फ्यूचर में 10 साल बाद कितना हो जाएगा। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी एंड एसेट एट द स्पेसिफिक डेट इन ए फ्यूचर, इट्स मेजर द नॉमिनल फ्यूचर सम ऑफ मनी दैट गिव द सम मनी इज वर्थ एट द स्पेसिफिक टाइम इन अ फ्यूचर अज्यूमिंग द सर्टेन इंटरेस्ट रेट अ मोर जनरली रेट ऑफ रिटर्न। जो हम पैसा कमा रहे होते हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। Actually, the future value of the future value does not include correction of our inflation or the factor that affect the true value of money in future. Sometimes क्या होता है कि हम जब नॉमिनल इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं उसमें हम क्या इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, उसको कंसिडर नहीं कर रहे, जबकि जो हमारा रियल इंटरेस्ट फैक्टर है उसमें हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें प्लस इंक्लूड कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन रेट। अब फ्यूचर वैल्यू कभी यही इक्वेशन है, यही फार्मूला है, FN = PV प्रेजेंट वैल्यू। हमें प्रेजेंट वैल्यू दी भी होगी, प्रेजेंट वैल्यू से हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू × 1 + I/R। तो ये इसकी सारी डिटेल दी हुई है। FV स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एंड ऑफ N ईयर। N ईयर से मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है। I का मतलब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, 2% है, 4% है, 5%, 10% है। PV मीन प्रेजेंट वैल्यू, जो आपके पास आज हाथ में है। प्रेजेंट वैल्यू इज टुडे रुपी फॉर सम ऑफ मनी। अब लमसम की हम बात करते हैं। फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन द अमाउंट दैट लमसम ऑफ द मनी इन्वेस्टेड टुडे विल ग्रो इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन थिंक द फॉर फ्यूचर वैल्यू एज अपोजिट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। हम सीधा ये भी एक कंसेप्ट है कि फ्यूचर वैल्यू का अपोजिट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का अपोजिट फ्यूचर वैल्यू है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। हम जब भी फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो बेसिकली हम प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड करते 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 एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं और उसको सम अप करते हैं, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू निकलती है। इसलिए इसको कंपाउंडिंग भी कहते हैं, कंपाउंडिंग करना। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर वैल्यू लमसम क्या जी, कहता है जी अगर आपके पास 5 साल के लिए 100 रुपये 10% रेट, हमने एग्जाम्पल ली थी, हमने ये टाइमलाइन ड्रा किया। अच्छा, अब ये फार्मूला हमने जो जिक्र किया था वो आ गया। अब यहाँ पे उस फार्मूले में देखें हमने क्या किया, रुपीज़ कितने थे हमारे पास, 100 थे। 0.1 हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% का मतलब 10 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर कितने थे हमारे पास, 5, ये 5 आ गया। तो ये इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 161.5 रुपये आफ्टर 5 ईयर। यानी कि आप क्या करेंगे, 1 + 0.1 तो हो गया 1.1, इसकी पावर रेस की पावर 5 लेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब रेस की पावर 5 लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 61.05। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो स्ट्रीम इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कैश फ्लो। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो स्ट्रीम कैन बी फाउंड बाय द टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू दैट सम सेम स्ट्रीम ऑफ द फंडिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ द लमसम यूजिंग अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न अप्रोप्रिएट। हमने जब कैश फ्लो की स्ट्रीम की बात करनी होती है तो आज जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो जो हमारे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है उसकी स्ट्रीम को हम चेक करते हैं कि हमारे कैश फ्लोज क्या हैं और हम कितने रेट पे कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये फार्मूला तमाम बुक्स में कॉमन ही आपको मिलेगा, चाहे आप वैन हॉर्न की बुक ले लें या गिटमैन की ले लें, या जैसे आपकी जो MPA पे रिकमेंडेड बुक है उसमें भी ये कॉमन फार्मूला है।
द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी यूज टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम एट द एंड ऑफ द ईयर। टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। वही एफ बी जो हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हो गया आपके पास, सी एफ टी कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया, आर डिस्काउंट रेट आ गया, टी टाइम पीरियड आ गया, और एंड लास्ट ईयर के शो कर रहा है यहाँ पे ना। अब ये वही एग्जांपल उसको हम लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन इन्वेस्टमेंट विच प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज 1 ईयर फ्रॉम नो रुपीज 300 रुपीज 2 ईयर एंड 500 3 ईयर फ्रॉम नो रुपीज 1000 फॉर 4 ईयर। How much will be future value of the cash flow stream at the end of the 4 year? Give that the 100 rate interest rate is 10%. अब वो कहता है कि अगर हमें पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल हमने किया 300 रुपये, तीसरे साल हमने किया 500 रुपये और चौथे साल हमने किया 1000 रुपये इन्वेस्ट, और इस अमाउंट पे हमें 10% मार्कअप मिल रहा है, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? अब उसको हम देखते हैं। ये देखें, इंटरेस्ट रेट था 10%, पहले साल था आप 100 रुपये थे, दूसरा 300 रुपीज़ थे, और तीसरे साल 500 रुपीज़ थे, और वहाँ पे 1000 रुपीज़ थे। ये पहले साल की इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% आ जाएगा, ये दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट में आपको 10% आ जाएगा, तीसरे साल पे 10%। अब हमने ये मेजर करना है, असल में फ्यूचर वैल्यू देखनी है कि आया जो हमारे पास 100 रुपये थे, वो हमने 3 साल के लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा उसका, 3 साल के लिए इन्वेस्ट हुए। जो 300 रुपये हमने दूसरे साल इन्वेस्ट किए थे, वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट हुए, तीसरे चौथे साल के लिए। और जो तीसरे साल हमने 500 रुपये इन्वेस्ट किया था, वो उसको तो साल मिला एक इंटरेस्ट रेट, तो वो 1 साल के लिए, और चौथे को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उस साल तो हमने इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा साल बाद मिलता है। तो पहले साल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमने 4 साल की बात की है, तो जो पहले साल इन्वेस्टमेंट की है तो वो 3 साल तक अर्निंग करेगा, हमें रिटर्न देगा। जो दूसरे साल इन्वेस्टमेंट की है वो 2 साल के लिए हमें अर्न करेगा। जो तीसरे साल इन्वेस्टमेंट की है वो हमें 2 साल के लिए अर्न करेगा। जो चौथे साल हमने इन्वेस्टमेंट किया वो 0 पे रहेगी। ये वही फार्मूला है, फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। ये उसकी स्ट्रीम वैल्यू है, हमने इसको प्लस कर दिया चारों। ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला आ गया, ये सेकंड ईयर या 1 ईयर आ गया, CF2। ये देखें ना, फार्मूला भी सेम ही है। कैलकुलेशन फैक्टर ये फर्स्ट ईयर का आ गया, मल्टीप्लाई 1 + R n - 1, मतलब पहला साल, प्लस इसमें ऐड होगा दूसरा साल, CF2 + 1 + R n - 2, मतलब ये दूसरे साल की वैल्यू आ गई। तीसरे में क्या आ गया, कैलकुलेशन फैक्टर नंबर 3 क्या, 1 + R, ये तीसरा साल आ गया। अब क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन में वही हमने वैल्यू पुट कर दी। पहले साल हमारा था 100 रुपये, हमारे पास था 100 रुपीज़ था, दूसरे साल हमारे पास 300 था, तीसरे साल 500 था, और चौथे साल हमारे पास 1000 रुपीज़ थे। अब रेट सब में कॉमन है, आर क्या था 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। अब नंबर ऑफ ईयर टोटल कितने थे हमारे पास 4, तो यहाँ क्या था n - 1, तो यानी कि 3 साल। वो जो मैंने बात की थी, जब आप पहले साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाकी 3 सालों पर उस पर अर्न होगा। ये 3 आ गया, ये 2 आ जाएगा, 2 आ गया, और ये 1 आ गया, और लास्ट ईयर 4 - 4 0। पहले साल आपने अर्न किया 100 रुपीज़ पे 133 रुपये, दूसरे साल जो 500 आपने ऐड किया था उसमें किए 363 रुपये ऐड हो गए। पहले साल 100 रुपये पे 133, दूसरे साल 300 पे 363, तीसरे साल 500 किया था 550 रुपये, और चौथे साल हमने 1000 रुपये उसमें ऐड किया था तो 2000। तो ये टोटल हम इसको जब जमा कर लेंगे 2046 रुपये बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज जो पैसा इन्वेस्ट किया था 4 साल के लिए, पहले साल 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, दूसरे साल 300 रुपये इन्वेस्ट किया था, तीसरे साल 500 इन्वेस्ट किया था, और चौथे साल 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था। अगर इसको हम टोटल करें तो 100 + 3 400 और + 5 900, पीछे देखिए 900 और 1000 1900। अब 1900 रुपये जो हमारे बन रहे हैं 4 साल बाद, वो जब उस पर 10% मार्कअप लगेगा तो 1900 जो है 1900 के बराबर नहीं। जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की खूबसूरती यही है कि उसमें आज का पैसा कल के पैसे के बराबर नहीं होता। अगर वो बराबर है तो टाइम वैल्यू मनी नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ तो कैलकुलेशन होती है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो यही बात, अगर यही पैसा अगर आप बिल फर्ज अपनी अलमारी में रखते हैं या कहीं अपना संभाल के रखते हैं तो 4 साल बाद वो 1900 रुपये होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो पैसा इक्वल नहीं है, उसकी बाइंग पावर इक्वल नहीं है। तो उसमें जब हमने इंटरेस्ट रेट फैक्टर लगाया तो कितना बन गया, वो 1900 की बजाय 4 साल बाद 2046 रुपये 10 पैसे बन गए। ये वही एग्जांपल, पहले साल कैश फ्लो 0 थे, दूसरे साल 100, 200, तो तीसरे साल भी 200, चौथे साल 300 रुपये। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कैश स्ट्रीम गिवन रेट एट 10%। सेम वही क्वेश्चन, वही एग्जांपल है। आपको कैश फ्लो दिया हुआ है 4 सालों का, भी पहले साल कैश फ्लो 100 था, दूसरे साल 200 था, तीसरे साल भी 200 था, चौथे साल 300 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब क्या है, वही FV4 फ्यूचर वैल्यू 4।
अब ये पहले जो आप पैरेंथेसिस से पहले देख रहे हैं, ये आपकी अमाउंट है। ये पहले साल 100 रुपये था कैश फ्लो, दूसरे साल 200 रुपये था, तीसरे साल 200 रुपये था, चौथे साल 300 रुपये था। रेट 1 + आर, आर क्या है 10%, आर क्या 10%, आर क्या 10%। n - 1, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, और लास्ट में 1 - 1 0 हो गया। तो लास्ट ईयर की तो आपके इन्वेस्टमेंट आपने एक साल गुजारा ही नहीं ना। एन्युटी तो ये बनता है आपका तकरीबन 895 रुपये बनेंगे, $895 कह लें, तो ये आपका 4 साल का आ गया। अब टोटल वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी थी, 3 और 2 5 और 2 7 और 8, 800 रुपये थे। अगर वो आपके पास आपके घर में तिजोरी में पड़े हुए होते उस पर आप कोई अर्ना करता, लेकिन वही पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो 4 साल बाद 800 नहीं बल्कि $895 या $895 थे। एन्युटीज क्या होती है? एन एन्युटी इज अ कैश फ्लो स्ट्रीम विच इज कैश फ्लो आर इक्वल टू द अकर एंड रेगुलर इंटरवल्स। To be considered an annuity, following condition must be present. Periodic payment must be equal in amount. Time period between period should be constant. Interest rate per year remain constant. Interest rate compounding add on the cash rate. ये 4 मेन चीज़ें हम एन्युटीज़ में देखते हैं। एक तो पहली बात आपका पेमेंट पीरियड जो है वो इक्वल अमाउंट का होगा। दूसरा आपका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहेगा। तीसरा आपका इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट रहेगा। और आप एंड ऑफ द ईयर पीरियड जो है उसका इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होगा। टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या है? एक ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, एन्युटी ड्यू होती है, डेफर्ड एन्युटी होती है, परपेचुइटी एन्युटी होती है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज वन वेयर द पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। एन्युटी क्या है? जब एन्युटी का लफ्ज़ एनुअल से है तो एंड ऑफ द पीरियड उसको काउंट किया जाएगा। एन्युटी ड्यू क्या होता है कि पेमेंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, पहले ही दे दी जाती है। बस 2 मिनट करेंगे। डेफर्ड एन्युटी क्या है? इज वन वेयर द पेमेंट डू नॉट कमेंस अंटिल द पीरियड ऑफ द टाइम हैव लैप्स्ड। परपेचुइटी क्या एन्युटीज विच इज पेमेंट कॉन्टिन्यूड एट एंड वैल्यू। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई। ये फार्मूला बाई फ्यूचर वैल्यू का आ गया आपका, ये आपका आ गया कैलकुलेशन फैक्टर 1 + आर ओवर एन माइनस 1 ओवर आर। ठीक है जी। इसमें कैश फ्लो पीरियड आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया। ये फार्मूला मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। ये एनुअल ड्यू का फार्मूला सेम है और ये हमने अभी पूरी एग्जांपल में डिस्कस की। वही एग्जांपल फॉलो होती आ रही है और ये एग्जांपल आपकी बुक में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें भी दी हुई है। डेफर्ड एन्युटी की एग्जांपल वही हमने ली हुई है और इंटरेस्ट रेट भी 10% रखा है, नंबर ऑफ 5 ईयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।